हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का साइंस 1 का टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी आपने सही सुना, टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, टेक्स्ट बुक का कोई डायग्राम अगर होगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो इसको तुम ये बोल सकते हो कि भाई ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। मतलब तुमने ये वीडियो देख लिया तो वो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे विद क्वेश्चंस के साथ। याद रखना विद क्वेश्चंस भी हैं कि अगर तुम्हें कोई डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम पे कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ। तो अभी आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अवर फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के साथ। ग्रेविटेशन के साथ चालू करेंगे और फिर स्लोली स्लोली हम बाकी सारे चैप्टर्स में भी मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो चैप्टर 1 और ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे फर्स्ट, ये तो सबको पता रहेगा कि ये डायग्राम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बराबर। क्या बोला देखो, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, आइडेंटिफाई द लॉज शोन इन द फिगर एंड राइट द 3 लॉज। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद लिखना राइट द 3 लॉज, बराबर। तो जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना, ध्यान से सुनो। सबसे फर्स्ट जब आप इसका आंसर लिखेंगे, आइडेंटिफाई जब आप करेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, आइडेंटिफाई में द गिवन डायग्राम, the given diagram shows केपलर्स लॉ। क्या बता रहा है ये, केपलर्स लॉ। और फिर उसके बाद आपको वो 3 लॉ लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है मैं आपको ना इसमें आंसर राइटिंग ही बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स लिखने कैसे। अब देखो ये सेम क्वेश्चन रहेगा, बहुत लोग क्या करेंगे पता है क्या, पहले वो फटाफट फटाफट 3 लॉ लिख देंगे। बट भाई क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है, पहला तुम्हें पूछा आइडेंटिफाई द लॉ और उसके बाद पूछा राइट द 3 लॉज, बराबर। तो क्वेश्चन अगर वैसा पूछ रहे तो कुछ तो मीनिंग होगा ना उसके पीछे। तो सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना द गिवन डायग्राम शोज केपलर लॉ और फिर उसके बाद तुमको लिखना है केपलर्स लॉ। और केपलर्स लॉ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। तो आपको वहां पर फर्स्ट लॉ लिखना है, फिर सेकेंड लॉ लिखना है और फिर जाकर आपको थर्ड लॉ लिखना है। याद रहेगा पक्का। कैसे आपको आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीजें भी मैं इसी में साथ साथ में बताते चलता हूँ। नेक्स्ट हम ये डायग्राम पे मूव करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख के बताऊँ, ठीक है, नेक्स्ट ये डायग्राम पे मूव। अभी ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दिखने में बहुत सिंपल है बट यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अतरंगी आते हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा। तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम अगेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा डायग्राम है ये। तो ये हमको क्या बताता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायग्राम है। किसका है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो या फिर कांस्टेंट, बराबर। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला डिराइव होता है, दैट फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको यहां से मिलता है। सिर्फ फॉर्मूला रखना बहुत बड़ी बात नहीं है ब्रो, यहां से आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा समझनी है। फर्स्ट कि मेरा जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। ये फर्स्ट आपको याद रखना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। उसके बाद आपको याद रखना है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मतलब क्या है, अब ये इनका मतलब क्या है जरा इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, हम ये पीछे वाले को चलते हैं। मैंने क्या बोला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और मैंने बोला एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि अगर मैं मेरे मास को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उल्टा अगर सपोज मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं तो मेरा मास भी क्या होगा, बढ़ना चाहिए। और अगर मैं मास को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो मेरा फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ये यहां से तुम्हें समझ में आना चाहिए, बराबर। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब देखो इधर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर बहुत बड़ा गेम खेलता है। क्या, फर्स्ट अगर सपोज मैंने आर का वैल्यू ले लिया है 2, बराबर। अब इधर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 का स्क्वायर। तो मेरा फोर्स 1/4। मतलब अगर मैं रेडियस को 2 बार बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो फोर्स है वो 1/4 टाइम कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब सिंपल, अगर मैंने रेडियस को 3 टाइम्स बढ़ाया तो मेरा फोर्स 1/9 टाइम कम हो जाएगा। याद रखो। नेक्स्ट अगर सपोज मैंने रेडियस को 4 टाइम्स बढ़ाया तो मेरा फोर्स कितने से कम होगा, 1/16 टाइम से कम होगा। तो ये एग्जाम में तुम्हें यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते, एक दो पूछ लेंगे तो फंस जाओगे। अब समझ में आया डायग्राम से तुम्हें क्या याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अच्छा यहाँ पर ना ये डायग्राम में कभी कभार तुम्हें बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला निकाला कैसे, वो आपको पूरा लिखने के लिए
मतलब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो यहाँ पर बोलेंगे डिराइव, क्वेश्चन लिख लो ये, डिराइव मैथमेटिकल, डिराइव वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल, या फिर एक मिनट, यहाँ पर तुम्हें ये बोलेंगे गिव मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अगर बोल दिया मतलब क्या, तुम्हें सेम जो आपको डायग्राम दिया इसी को ये फॉर्मूला डिराइव करना है यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री लेंगे ये वाला पैराग्राफ। जब मैं ये पैराग्राफ में जाता हूँ तो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट में जहाँ से एक्सरसाइज शुरू होता है उसी के ऊपर का एक पैराग्राफ है, पिंक पैराग्राफ, वो उसको पूरा कंसिडर किया ये पैराग्राफ को। और यहाँ पर भाई तुम्हें क्या कर दिया है, क्वेश्चन पूछ दिए 3। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ जी जीरो इन द स्पेस स्टेशन। तुम बताओ भाई, स्पेस स्टेशन में जा रहे हो तो वहां पर वैल्यू जीरो होता है क्या? यस, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा, जी का वैल्यू जीरो होगा क्या? नहीं भाई, वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। याद रखना, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब उसके लिए तुम्हें सब पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, बराबर। पैराग्राफ पढ़ के फिर तुम यहाँ पर लिखो, देखो द स्पेसक्राफ्ट इज हाइट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द जी देयर इज नॉट जीरो। वहां पर वैल्यू ऑफ जी जीरो नहीं होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पर है, तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी का यहाँ पर हाइट वाला पार्ट लगेगा। Why is weightlessness caused in spacecraft? क्यों weightlessness हो जाता है? देखो, in space station the value of g is only 11% less than its value on the surface of the earth. Thus the height of the spacecraft is not the reason for the weightlessness. Their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. तो यहाँ पर why is weightlessness caused? Because of, इसका आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ फ्री फॉल। बिकॉज ऑफ फ्री फॉल मतलब मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो फ्री फॉल में है, और फ्री फॉल में होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है भाई, तो वेटलेसनेस हो रहा है। नेक्स्ट, इफ अ ट्रैवल रिलीजेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हर हैंड, व्हाट विल हैपन? अगर की ऑब्जेक्ट ने क्या, अगर वहां पर पर्सन है और उसने कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा, उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट वहीं पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट। यहाँ पर देखो दिया है, एज द सॉरी, the velocity of free fall is the same the traveler and the object in the craft. Thus if a traveler releases an object it will remain stationary with respect to her hand and will appear to be weightless. With respect to her hand का मतलब क्या रहेगा, देख भाई ये मेरा मार्कर है, मैंने इसको ऐसा पकड़ के रखा है, बराबर, पकड़ के रखा। अब अगर मैं इसको हाथ अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। पर वहां पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट हैंड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, मतलब मैंने अगर हाथ हटा भी दिया तो भी ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या रहेगा, यहीं पर रहेगा। उसको हम बोलते हैं हैंड के रिस्पेक्ट में क्या होना, स्टेशनरी रहना। तो ये पैराग्राफ देकर ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें पूछते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही बोलते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिया गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको इसका थोड़ा सा झलक दिखाया था, इधर देखो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग इरेगुलर शेप इज टेकन टू बी एक्टिंग एट अ डिस्टेंस बिटवीन देयर। अब देखो ये प्रॉपर एक सर्कुलर शेप है, जब भी सर्कुलर शेप रहेगा तो हम सेंटर लेते हैं। सर्कुलर शेप मतलब जब भी प्रॉपर शेप रहेगा, रेगुलर शेप रहेगा तो हम हमेशा उसका सेंटर लेंगे। बट अगर इरेगुलर शेप है तो हम वहां पर क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये टेक्स्ट बुक का लाइन है, लिटरली बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का लाइन है। तो अगर इरेगुलर शेप बोला तो तुम क्या कंसिडर करोगे भाई, सेंटर ऑफ मास कंसिडर करोगे। इफ द डिस्टेंस, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ट्रिपल, देख भाई आजा, डिस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिपल कर रहा हूँ, देन हाउ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। डिस्टेंस मतलब ये मेरा आर स्क्वायर, मेरा फॉर्मूला ऐसा है ना, एफ इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, 3 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो मेरा फोर्स क्या होगा, 1/9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो तुम क्या लिखोगे, द फोर्स विल डिक्रीज बाय 1/9 टाइम। याद रखना, फोर्स विल डिक्रीज बाय 1/9 टाइम। Third question. If mass m2 is reduced to 50%, after which the force exerted by m1 on m2 is 20 Newton. What is the force exerted by m2 on m1? मतलब क्या, मेरा जो m1 है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, उतना ही लगाएगा। क्योंकि अगर जितना फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जितना मास होगा उतना ही फोर्स लगाएगा ना। तो इसका भी कितना हो जाएगा भाई, तो 20 न्यूटन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन। और उसके अलावा यहाँ से बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। तो वो जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग सा सीक्वेंस बनाऊंगा, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर के कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए रहेगी, क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई
कुछ तो है यहाँ पर, इस चैनल पर कुछ तो अच्छी चीजें मिल रही हैं। तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, चैनल से कनेक्टेड रहिए। 10 फ्रेंड को, 5 फ्रेंड को आप शेयर करेंगे तो हमारी भी हेल्प होगी, हमको भी सब जानेंगे कि हाँ ये चैनल है जिस चैनल पर चीजें रियलिटी में कंटेंट वाली मिल रही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।